नमस्कार। आपका बात 25सी में स्वागत है। तो बात 25सी में हम कई कारणों से काफ़ी दिनों के बाद में जुड़ रहे हैं और हम भारत विकास यात्रा की बात करते हैं। तो भारत विकास यात्रा कहने में तो एक ही बात है, लेकिन उसके खंड अलग अलग हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, सड़कों का जाल हो, या कि व्यापार में, यहाँ की जबकि विदेश व्यापार की बात आती है कि विदेश व्यापार में भारत का कितना हिस्सा है, बहुत ही कम हिस्सा है। वो कितना है, क्यों है, किस क्षेत्र में है, उसकी कभी अलग चर्चा करेंगे। यानी कि विदेश व्यापार तो क्या हुआ, विदेश व्यापार यानी कि उसके अंदर शिप यानी कि पोत, बंदरगाह, वहाँ पे सामान पहुँचेगा और वहाँ से सामान पहुँच करके कहाँ बनेगा। लुधियाना में बनेगा तो कहाँ पहुँचेगा, बम्बई के आसपास पूना में बनेगा तो कहाँ पहुँचेगा, मद्रास में मतलब चेन्नई में और बेंगलोर में बनेगा तो कौन से पोर्ट से एक्सपोर्ट होगा। यानी कि पहले तो बाहर जाए, यानी कि बाहर जाएगा तो चाहे वो प्रोडक्ट है, हम सर्विस की भी बात नहीं कर रहे, तो उसमें कौन से प्रोडक्ट हैं जिसमें भारत कॉम्पिटिटिव जगह पे है। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन इन क्षेत्रों को जो लीड करेगा, तो भारत की जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग के जरिए जो काम होता है, उसमें अभी पिछले कुछ दिनों में ध्यान दिया गया है। तो निश्चय ही पहले तो आपको रेलवे का नेटवर्क ठीक करना पड़ेगा, उससे पहले आपको सड़कें ठीक करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य यह है कि आपको वर्ल्ड ट्रेड के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है। तो पहली तो बात यह है कि गुणवत्ता होनी चाहिए, कि वो जो सामान है, अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उसी को तो शिप किया जाएगा। वो किसी कंटेनर से लुधियाना से चलेगा, या कि गुड़गांव से चलेगा, या कि कहीं और से चलेगा, जयपुर से चलेगा, पूना से चलेगा, हैदराबाद से चलेगा, और किसी सड़क के जरिए वो पहुंचेगा किसी पोर्ट पे। तो एक्सपोर्ट हो रहा है, कि इसका मतलब ये तो कोई कॉम्पिटिटिवनेस तो है, और दुनिया पूरी की पूरी प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन पे चल रही है। इसमें कोई भी फ्री लंच नहीं है। अगर आपका सामान ठीक नहीं बना रहे हैं, गुणवत्ता उसकी कमज़ोर है, उसकी प्राइस ठीक नहीं है दुनिया के आधार पे, तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, तो भारत एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि एक्सपोर्ट करने के लिए तो बहुत सी सारी चीज़ें भारत में बना ली गई। अब देखिए, वंदे भारत ट्रेन भी एक्सपोर्ट हो रही है। यानी कि ये समझने की बात है कि पहले वंदे भारत ट्रेन क्यों नहीं बनाई गई। ये पिछले 10 साल में, या कि प्रोजेक्ट 18, ट्रेन 18 के नाम से शुरू हुई, 16 के आसपास में शुरू हुई, यानी कि 2014 के आसपास में शुरू हुई। तो उसके कोई कारण तो होंगे। पहले भारत ने ट्रेन बनाने का कोई जोखिम उठाया ही नहीं। वो ही पुराने मोटे मोटे लोहे की कास्टिंग, वही मोटी मोटी शीटें, वो ही बजा। जबकि यूरोप में जाओ, अमेरिका में जाओ, तो वहाँ ट्रेन दूसरी तरह की चलती थी। तो भारत में ये सब उपक्रम हुआ क्यों नहीं। तो मुख्य बात देखी जाए तो इसमें तो दिशा और दृष्टि की बात है। जब आपका व्यापार पे ध्यान ही नहीं है, तो आप क्यों तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। और रिफॉर्म, यानी कि बहुत सारे, यानी कि जो रिफॉर्म 1947 में, या कि मान लीजिए 50 के दशक में हो जाने चाहिए थे, उनको नहीं किया गया। ये जो बिजनेस इकोनॉमिक मॉडल जो है, समाजवाद का जो प्रेत है, वो इस देश के ऊपर सवार है। कम से कम देश पे सवार इसलिए है कि देश के नेताओं पे सवार है। आज भी लोग समाजवाद की दुहाई दे करके अपने आप को प्रगतिशील बताते हैं। तो समाजवाद का रोल तो सबसे अधिक शासन तो बिहार में रहा है, उत्तर प्रदेश में भी तो लंबे समय तक रहा है। यानी कि ये 1980-90 के आसपास की पूरी की पूरी एक यात्रा है।
और कुल मिला के देखा जाए तो स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के चेलों ने अगर कहीं निर्बाध रूप से कहीं राज किया है लंबे समय तक, पिछले कुछ समय की बात छोड़ दें तो बिहार में किया है और उत्तर प्रदेश में किया है। तो उत्तर प्रदेश तो पिछले समय से कुछ 17 के बाद से सुधर गया, बदल गया, क्योंकि समाजवाद का जो प्रेत था वो उसको उतरना पड़ा। अब सबसे अधिक जो है वो प्रगतिशील प्रांत देश का बन चुका है कई मायनों में, लेकिन बिहार वहीं खड़ा है। बिहार में चुनाव भी हो रहे हैं। बिहार नेट एक्सपोर्टर है अपनी श्रम शक्ति का। ऐसा क्यों हुआ, एक लंबी कहानी है, लेकिन ये सिर्फ एक विजन की, एक दृष्टि की बात है कि समाजवाद के प्रेत ने इस देश को कितना खोखला किया है, इसकी शक्तियों को कितना नष्ट किया है। और एंटरप्रेन्योरशिप को तो समाजवाद नष्ट ही कर देता है, क्योंकि सब कुछ सरकार का होगा, सब कुछ जनता का होगा। तो एयर इंडिया के साथ क्या हुआ था ये हमारे सामने है। हजारों करोड़ की जनता के धन का सत्यानाश करके एक लंबे समय के बाद में, करीब 70 साल के आसपास में टाटा के पास वापस गई। तो ये कमाल क्यों हुआ? ये कमाल इसलिए हुआ था कि सब कुछ नेशनलाइज करना है। नेशनलाइज करने का मतलब ये है कि वो सब कुछ जनता का है। और कैपेसिटी बिल्डअप जो है ना, बाकी सब जगह हो या नहीं हो, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स में या कि उद्यमियों में उसमें नहीं होना चाहिए। हमारा एक देश विशिष्ट प्रकार का देश है, क्योंकि समाजवाद का प्रेत लोगों के कंधे पे नहीं बैठा हुआ है बल्कि दिमाग में भी छाया हुआ है। तो उनको, उद्यमियों को, वेल्थ क्रिएटर को गाली देने की एक बहुत लंबी परंपरा है। तो जब उद्यमियों को गाली देगी तो फिर एक्सपोर्ट की कौन बात करेगा? कुछ दूसरे उदाहरण भी है कि बहुत लंबे समय तक HAL कुछ कर नहीं पाया, अभी पिछले कुछ सालों में इतना क्यों कर पा रहा है? यानी कि दृष्टि और दिशा की बात है। यानी कि 2014 के बाद में ये दृष्टि और दशा बदली है। 1991 के बाद में भी बदली थी, लेकिन फिर भी समाजवाद का प्रेत तो बैठा हुआ था, उसको थोड़ा बहुत भगाया गया, लेकिन वो आज भी सवार है। कम से कम पॉलिसी, बहुत सारे पॉलिसी मेकर हैं उनके सर पे सवार है, उनकी बुद्धि के ऊपर राज कर रहा है। तो शिपिंग यानी कि वर्ल्ड ट्रेड में भारत का हिस्सा कैसे है, और चीन के साथ कंपैरिजन, एक उसके साथ तुलनात्मक अध्ययन कुछ आंकड़ों के हिसाब से देखिए कि हम प्रयास ये करते हैं कि कुछ स्थापित आंकड़ों के आधार पे कोई बात की जाए। जो समाजवादियों की जो नारेबाजी है, जिसमें कोई तथ्य नहीं होता, उसमें कोई कोई गणना नहीं होती, कोई कंपैरेटिव, कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता, तो उसका तो क्या कहना है। तो शुरू कर देते हैं। क्या हुआ था कि चाइना यानी कि चीन भारत से आगे निकल गया, भारत के साथ साथ चल रहा था। एक लंबा समय था जबकि चीन और भारत साथ साथ थे। यानी 1950 की GDP को देखा जाए तो भारत आगे था $30 बिलियन की, जो चाइना की कितनी थी, 25। और उसके बाद में फिर हम सीधा 30 साल का जंप लगा लेते हैं। नया जो है ना वो देश था भारत, कम से कम तो वहाँ पे 200 बिलियन डॉलर की जो है ना भारत की इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी। चीन जंप मार के 1.5 गुना जंप मार के 307 बिलियन US डॉलर पे पहुँच गया था। लेकिन आगे 10 साल की बात करें तो 2000 की बात करें, नहीं, 1980 से 2000, 1990 की बात करें तो भारत 362 पे पहुंच गया था और चीन 320 पे था। यानी कि 90 के आसपास तक भारत और चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो करीब करीब बराबर से चल रही थी। तो 91 में तो भारत में बहुत बड़ा जो है ना वो परिवर्तन हो गया, रिफॉर्म हो गए।
लेकिन वो रिफॉर्म की शुरुआत हुई, जो रिफॉर्म 60 में, कम से कम चलिए 50 में नहीं हुए तो 55 में 60 में तो हो ही जाने चाहिए थे। लेकिन जब समाजवाद का प्रेत आपके कंधे पे बैठा हो, आपके सर पे सवार हो, तो कोई रिफॉर्म तो हो ही नहीं सकता। नारे बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े जो है ना वो उसके बातें हैं कि वो सब कुछ जो होगा वो समाज का होगा, किसी व्यापारी का नहीं होगा। इसीलिए तो टाटा एयरलाइंस को, यानी कि एयर इंडिया को जो है ना वो अधिग्रहण कर लिया गया था, उसका नेशनलाइजेशन करके, यानी कि देश की संपत्ति बना दिया, जो कि एक उद्यमी के खून पसीने की कमाई से, उसकी मेहनत से, उसकी ऊर्जा से, उसकी उद्यमिता से, उसके कौशल से बनी थी। उसको हमने समाजवाद की मोहपाश में उसका नेशनलाइजेशन कर दिया। फिर हजारों 70-80 हज़ार करोड़ रुपए का जनता को दंड लगा के फिर वापस करनी पड़ी 70 साल बाद। यानी कि 70 में देखा है तो गणनाएं तो कुछ छुपाती नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारी गणनाएं, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी छुपा ली जाती हैं। तो आज जब शिपिंग इंडस्ट्री में एक नया जो है वो एक नई पहल हुई है, जो है वो नई ऊर्जा सामने हुई है, आई है, तो वो कैसे आई है, क्यों आई है, इस पे तो नेतृत्व का छाया है। क्योंकि समाजवादी नेतृत्व में तो व्यापार क्या होता है, व्यापार तो बहुत ही दुष्ट काम है। व्यापार कुंभी पार्क नर्क में जाने का तरीका है। जो है वो प्रॉफिट कमाए, यानी कि लाभ कमाए, वो तो चोरी डकैती है, यही माना जाता है। यानी कि आज इतने समय बाद में समाजवाद की पूरी दुनिया में भद्द पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी हमारे देश के नेताओं के, बुद्धिजीवियों के, पत्रकारों के कंधे पर प्रेत बैठा हुआ है समाजवाद का। तो शिपिंग क्षेत्र में जो कि परिवर्तन हो रहे हैं, जो कि डेवलपमेंट, नवाचार हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की बात की जो कि मोदी जी करते रहते हैं? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? यानी कि इसको जरा मोदी जी को थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर इसके अंदर आगे की बात करेंगे। एक प्रकार से बीते एक दशक की हमारी रिफॉर्म जर्नी का कंटिन्यूएशन है। अगर हम पिछले 10-11 वर्षों को देखें तो भारत के मैरीटाइम सेक्टर में जो परिवर्तन आया है वो ऐतिहासिक है। मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत 150 से अधिक नए इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। इनसे मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग 2 गुनी हुई है। टर्न अराउंड टाइम में भारी कमी आई है। क्रूज टूरिज्म को भी नई गति मिली है। आज इनलैंड वाटरवेज पर कार्गो मूवमेंट में 700% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेशनल वाटरवेज की संख्या 3 से बढ़कर 32 हो गई है। हमारे पोर्ट्स का नेट एनुअल सरप्लस भी एक दशक में 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। साथियों, हमें गर्व है कि आज भारत के पोर्ट्स डेवलपिंग वर्ल्ड के सबसे एफिशिएंट पोर्ट में गिने जाते हैं। तो देखिए साहब, ये मोदी जी बता रहे हैं, उनका विजन बता रहे हैं कैसे उन्होंने किया, और बहुत सारी संख्याएं बता रहे हैं। वाटरवेज में क्या हुआ है, पोर्ट में क्या हुआ, टर्न अराउंड टाइम है। ये किस पहले के प्रधानमंत्री ने मतलब शिपिंग और पोर्ट पे, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे लोग तो कुछ कर सकते होंगे, किसने? यानी कि ये विजन, ये दृष्टि और दिशा की बात ही नहीं है। निश्चय ही उनकी दिशा और दृष्टि में एक कैपेबल टीम पीछे लगी हुई है, उन्होंने ही ये किया होगा।
पॉलिटिशियन हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं होते, उनको सलाह लेनी होती है और लेनी भी चाहिए। लेकिन ये सलाहें तो पहले भी ली जा सकती थी। लेकिन सलाह आप बिजनेस और डेवलपमेंट में और मैरीटाइम पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कैसे करेंगे? यहाँ तो वो जो पुरानी पार्टियाँ हैं, जो कि समाजवादी प्रेत उनके कंधे पे बैठा हुआ है और उसका विश्व उनके मस्तिष्क में पूरी तरह से व्याप्त है, वो कह रहे हैं कि अंडमान, ग्रेट अंडमान निकोबार का प्रोजेक्ट है, उससे देश को बड़ा नुकसान होगा। स्ट्रेटजिक जो उसका एलिमेंट है, वो किस तरह से भारत अपने एक जियोग्राफिकल लोकेशन को अपने एडवांटेज के लिए, जिसके अंदर कमर्शियल एडवांटेज तो है, पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक एडवांटेज के लिए उसका उपयोग करेगा, ये तथाकथित जो सेकुलर लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रही है। यानी कि ग्रेट इंडियन निकोबार प्रोजेक्ट का भी जो है वो विरोध हो रहा है। तो ये दिशा और दृष्टि जो है, उसी कारण तो ये परिवर्तन आया है। तो फिर कुछ आगे देख लेते हैं। यानी कि 2000 के पास में फिर भारत की जीडीपी 470 के आसपास बिलियन डॉलर पे पहुंच गई, लेकिन चीन यहाँ से 3 गुना हो चुका था, 1.2 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच चुका था। फिर आगे गिरफ्ता 2010 के अंदर 1.67 हमारी ट्रिलियन डॉलर हो गई थी। चीन हमसे जो है वो 4 गुना आगे हो करके कूद फांद करके वो 6 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच चुका था। फिर हम 2 ट्रिलियन डॉलर पे बड़ी ही मशक्क़त करते हुए 2015 में पहुंचे। तो उस समय जब हम 2015 में 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंचे, चीन हमसे 5 गुनी प्रगति करके 11 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच चुका था। और जब 2020 में हम 2.6 पे पहुंचे तो 14 पे पहुंच गया था। और 2024 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है तो 18 पे पहुंच गए थे। हमसे करीब करीब जो है वो 4-5 गुने आगे चल रहा है, क्योंकि चीन ने समाजवाद के प्रेत को उठा के फेंक दिया है। अब अपनी कंट्री के नाम में, पॉलिटिकल नाम में सोशलिज्म, फोशलिज्म, ये सब उनके लिफाफेबाजी है। क्योंकि लिफाफेबाजी कई जगह काम आती है, और जैसे भारत के जो तथाकथित विद्वान हैं उनको बड़ा ही उसके अंदर उसमें आनंद आता है। वो चीन की वो जो प्रगति है, जो उसको वो वामपंथ को उसके लिए जो है ना नवाजते हैं। लेकिन ये कितना सच है और कितना झूठ है, ये आप और हम सब जानते हैं। अब शिपिंग पे आ जाते हैं। यानी कि हम देश के साथ में हम व्यापार करना चाहते हैं, दुनिया के साथ में व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियां क्या हैं? जैसा अभी मोदी जी बता रहे थे कि पिछले समय में अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, दिशा और दृष्टि के अंदर एक महत्वपूर्ण कुछ निर्णय लिए गए हैं। तो शिपिंग के लिए जो 1990 में डेड वेट मैट्रिक टनेज, मिलियन मैट्रिक टनेज, वो भारत का था 6300, 6300 के आसपास में था। चाइना कितना था? 13,000, यानी कि हमसे डबल से भी ज़्यादा था। उसके बाद में क्या हुआ था? हम 2024 के अंदर, ठीक है, बहुत सारे कारणों से 18,000 डेड वेट मिलियन मैट्रिक टन पे पहुंच गए। तो चीन तो हमसे, आप समझिए ना कि करीब करीब नहीं तो 7-8 गुनी छलांग लगा के 1,37,000 डेड वेट मीट्रिक टनेज पे पहुंच गया। तो यह तो यह अब शिपिंग कितने हैं, कितने शिप हैं जो कि व्यापार के लिए यूज हो सकते हैं, तो इसकी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि इन संख्याओं को समझने से ही हम वास्तविक स्थितियों को समझेंगे। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो फर्जीवाड़ा है, जिसके अंदर कोई संख्या नहीं होती, कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं होती, और उद्यमियों को और व्यापार को गाली देने का एक लंबा चौड़ा कंपटीशन चलता रहता है, तो उससे कुछ तो अर्थ निकलता नहीं है। तो शिपिंग, फ्लीट साइज एंड ओनरशिप, कमर्शियल शिप, यानी कि जो बिजनेस के लिए सामान ले जाएंगे, ढोएंगे, भारत में 500 से कम है। चीन में कितने हैं? 10 गुने, 5,000 से ज़्यादा है। और ग्लोबल टनेज में भारत का शेयर कितना है? यानी कि भारत के शिप जो हैं वो कितना माल ले जाते हैं? कुछ मतलब किसी दूसरे का तो पता नहीं, भाग्य से ले जाते होंगे, भारत का ले जाते हैं 1.5% है, 1.5% पे हम 1991 के परिवर्तन के बाद में, जिसको आज भी गाली दी जाती है,
हम 1.5% व्यापार में टनेज हमारा है भारत का। तो मुख्य रूप से भारत का ही होगा, या कोई 2 4 5 इसका हिस्सा, कोई 2 4% हिस्सा होगा वो कोई फॉरेन ट्रेड का होगा, जो कि मजबूरी के कारण होगा। चाइना का कितना है? 16%, यानी कि दुनिया का जो ट्रेड है वो वहाँ की शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो 16% पे चाइना बैठा हुआ है। और ग्लोबल शिप बिल्ड में, यानी कि आप दूसरों से कब तक जो है ना वो खरीदते रहोगे। जैसे कि वंदे भारत ट्रेन जब तक नहीं मिले, हम बाहर से कब तक ट्रेन गई, आप पुराने डिजाइन की कब तक ट्रेन बनाते रहोगे, बड़े बड़े हाथियों की तरह से कैसे कैसे बड़ी बड़ी टनों की कास्टिंग कब तक करते रहेंगे। तो दिशा और दृष्टि की बात है। वो दिशा और दृष्टि क्यों थी उस पर कभी अलग चर्चा करेंगे। तो ग्लोबल शिप बिल्डिंग में भारत की 20वीं महान पोजीशन है। और जो कि चाइना की पोजीशन क्या है कि दुनिया के 50% शिप जो है ना वो चाइना बना रहा है। और कार्गो हैंडलिंग जो दुनिया भर का है उसमें भारत एक स्मॉल छोटा सा बच्चा सा प्लेयर है, जबकि चाइना दादा है। चाइना दादा बन गया समाजवाद के प्रेत को अपने कंधे से उतार के। हम अभी से उसको प्रेत को लेकर चल रहे हैं, और हम एक छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर, दुनिया के अंदर। तो स्मॉल प्लेयर हैं, डोमिनेंट प्लेयर चाइना है। लेकिन अब जो अमृत काल का विजन हो, अमृत और काल, ये हमारे बहुत सारे लोगों को जो कि भारत की संस्कृति से, इस तरह की शब्दावली से, इस तरह के उससे बड़ी घृणा करते हैं। उनके लिए बड़ी दिक्कत है कि अमृतकाल तो कुछ नहीं है। लेकिन 80 लाख करोड़ यानी कि $96 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में हो रहा है, जो कि पहले नहीं हुआ। तो पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई। पहले भारत में न वंदे भारत ट्रेन भी नहीं बनाई गई, सड़कों का जाल भी नहीं बिछा गया। सड़कों को प्रतिदिन या कि प्रति महीने जो उनको सड़कों बनाने की गति थी उसमें हम मानते हैं कि बहुत सारी अभी इन सब चीज़ों में बेहतरी की आवश्यकता है। लेकिन हम कैचअप कर रहे हैं। बहुत सारा काम जो कि हमने पता नहीं 60 या 70 में शुरू कर देना चाहिए था, वो अब शुरू, यानी कि शिपिंग इंडस्ट्री का जो रिवाइवल है, जो कि मोदी जी बता रहे थे, कितनी सफाई से बता रहे थे। कोई भी जो लोग हैं वो बता देंगे भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने शिपिंग के बारे में इस तरह की टर्म्स का इस्तेमाल करके बात को समझने और समझाने का प्रयास किया है। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।